नमस्कार। झारखंड विधानसभा टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जोहार। आज हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो अपने संघर्ष, अपनी वाक्पटुता, अपने भाषणों के कारण जाने जाते हैं। झारखंड विधानसभा के सदस्य प्रदीप यादव जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो अपना परिचय स्वयं दें। नमस्कार, मैं प्रदीप यादव पुड़ियाहाट से 5वीं बार विधायक हूँ लगातार। सौभाग्य रहा मेरा कि एक बार लोकसभा भी जाने का मौका मिला और इसे अभी फिलहाल मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा बहुत नहीं हुई है। मैं साधारण BSc ऑनर्स हूँ केमिस्ट्री से और सामान्य रूप से जनता से जुड़ के रहना पसंद करता हूँ। आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, मेरे पिताजी सामान्य एक शिक्षक थे। मेरी माता तो पढ़ी लिखी थी नहीं। हमारी पढ़ाई में रुचि थी। हम संथाल पढ़ा के SP कॉलेज दुमका में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। ऑनर्स के बाद मैं, जहाँ मेरा घर है गोड्डा कॉलेज गोड्डा, वहाँ मैंने नामांकन किया। उसके पूर्व से ही छात्र राजनीति से मेरा लगाव हो गया था। मैं ABVP से राजनीति प्रारंभ किया था, छात्रों की समस्याओं के लिए लड़ना, समाधान के लिए। फिर उसके साथ साथ आम जनों से भी संपर्क होता रहा, क्योंकि वह क्षेत्र बिल्कुल वैकेट था, खाली था, जनता की कोई सुनने वाला नहीं था। तो जब मैं छात्र नेता के रूप में स्थापित हुआ तो आम जन भी हमसे जुटने लगे और आम जनों का लगाव मुझे उस और मुखातिब कर दिया कि यह क्षेत्र वैकेट है, खाली है, कोई जनता की सुधि लेने वाला नहीं है। गांव आज़ादी के 50 वर्ष बाद भी जस के तस थे। गाँव में सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, स्कूल नहीं थे, समस्याएं जस की तस थी। तो लोगों का लगाव, लोगों का जुड़ाव और लोगों के समर्थन से लगा कि हमें राजनीति में जाना चाहिए और मैंने अपने आप को राजनीति की ओर मुखातिब किया और मैं भारतीय जनता पार्टी से अपने काम को प्रारंभ किया। और वहीं से 1995 का पहला चुनाव मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ा। पहले चुनाव में मैं 12,000 वोट से आ रहा था। फिर 2000 में मैं पहली बार चुनाव जीता और लगातार आज तक जीतता रहा हूँ। आपका जन्म स्थान कहाँ है और आपके माता पिता का क्या नाम है? मैं गोड्डा जिला का ही पुड़ियाहाट अंचल, जहाँ से मैं MLA हूँ। मेरे पिताजी तो वही हाई स्कूल में शिक्षक थे। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय अशोक कुमार यादव है। मेरी माता सावित्री देवी है और हम ग्राम बोहरा, उसी अंचल में एक गांव है, छोटा सा गांव है, उस गांव का रहने वाला हूँ। जन्म तिथि क्या आपकी है? 16/1/1966 है। आप बचपन से राजनीति में आना चाहते थे या कुछ और बनना चाहते थे? देखिए, हमें नहीं लगता कि कोई सोच समझ के राजनीति में आया हूँ। बचपन में था कि भाई पढ़ाई करनी है, कुछ आगे करना है, तो केमिस्ट्री ऑनर्स में था ही। इसके बाद ऑनर्स का मेरा थोड़ा रिजल्ट जिस अनुरूप होना चाहिए वो हुआ नहीं, क्योंकि ISC भी मेरा अच्छा था, मैट्रिक काफ़ी अच्छा था, अच्छे स्टूडेंट में गिने जाते थे, पढ़ने लिखने में रुचि थी। तो शिक्षक होने के नाते पिताजी का यह जोर था कि भाई आप B.Ed करो। फिर हमने उत्तर प्रदेश के LBS कॉलेज, जो 5% अदर प्रोविंस के लिए था, एक इंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से वहाँ से अपने B.Ed की भी पढ़ाई हमने की और इसके बाद फिर इस और राजनीति में मुड़ा हूँ। तो मैं कह नहीं सकता कि पहले से मेरी रुचि राजनीति में थी, लेकिन जब मैं धीरे धीरे जुड़ता गया तो मेरी रुचि बढ़ गई। और उसके प्रमाण ये हैं रुचि बढ़ने के कि मेरे पिताजी, जब मैं पहला चुनाव 1995 में लड़ा, मैं B.Ed था ही, मेरे पिताजी का देहांत हो गया, उनकी नौकरी थी। मेरे एक छोटे भाई है जो इंस्पेक्टर है पुलिस में, मैं बड़ा था घर का। लोगों का यह दबाव था कि नहीं, आप अनुकंपा के आधार पर उस समय हाई स्कूल के शिक्षक बन जाओ।
लेकिन मेरी राजनीति से इतना लगाव हो गया था आम जनों से कि मैंने उस नौकरी को त्यागा। कई नौकरियां थी सामने, उन नौकरियों को त्याग करके तब फिर राजनीति से ही फुल्ली जुटा और आज तक जुटा हुआ। शिक्षा दीक्षा किन किन स्थानों पर हुई? मूल रूप से दुमका, फिर गोड्डा और फिर बनारस। राजनीति के अतिरिक्त आपकी अभिरुचि किन चीज़ों में है? देखिए, मूल रूप से राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन आम लोगों की समस्या के लिए लड़ना, आम लोगों की समस्या का समाधान करना, उसके लिए संघर्ष करना, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है जीवन की। और आपने देखा होगा कि अडानी पावर प्लांट जो हाल के दिनों में गोड्डा में स्थापित हो रहा था, तो वो मेरी रुचि का ही एक कारण था कि लोग, कोई उनको मिल नहीं रहा था कि मेरी अगवानी करे, और मैंने उस संघर्ष को अपने हाथ में लिया, उसकी अगवानी की, मुझे जेल भी जाना पड़ा। तो ये मेरी पहली प्रायोरिटी है कि भाई राजनीति करूँ या ना करूँ, लेकिन आम लोगों के लिए संघर्ष करूँ, आम लोगों की समस्या का समाधान करूँ। आप देखते होंगे कि सत्ता में रहते हुए भी आम जनों की समस्या को सामने रखता हूँ। तो ये मेरी पहली अभिरुचि है। और दूसरी, इससे जो समय बचता है, आम जनों के साथ बैठ करके थोड़ी सांस्कृतिक मेरी रुचि है कि भाई मैं म्यूजिक से काफ़ी संबंध रखता हूँ, अपनी रुचि है। तबला अपने से बजाता हूँ, ढोलक बजाता हूँ, तमाम चीज़ें वो मेरी रुचि का पार्ट है। और दूसरा कि इससे भी समय जो बचता है वो मेरी व्यायाम और मेरे खेल से काफ़ी रुचि है। 3 खेलों को मैं ज़ोरदार तरीके से खेलता हूँ, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो। लेकिन अब तो उम्र है, क्योंकि 57 के पड़ाव पर हम सब भी है, लेकिन फिर भी आज भी वही रुचि है। सुबह आज भी साइकिलिंग औसतन 20 किलोमीटर करता ही हूँ। तो ये मेरी रुचि का ही पार्ट है, जिनका इन सारे कामों को कर पाता हूँ। क्रिकेट में आपके लोकप्रिय खिलाड़ी कौन? नहीं, जब हम लोग शुरुआती दौर में थे तो उस समय तो गावस्कर मेरे रुचि और फेवरेट में से थे, फिर तेंदुलकर था। और आज की तारीख में अगर अभी नए बैट्समैन में आप देखें तो मैं हिटमैन रोहित को बेहतर पसंद करता हूँ। छात्र जीवन की कोई ऐसी घटना जो राजनीति में आने के लिए आपको प्रेरित किया हो? न, कोई घटना नहीं है मेरे साथ कि जो घटना हमें प्रेरित किया हो। सामान्य रूप से डे टू डे में मैं जुटता गया, जिसे आप कह सकते कि दिन प्रतिदिन रुचि उस और बढ़ता गया, लोग जुटते गए, और जुटने के कारण राजनीति में ही रुचि हो गई, राजनीति में ही लगाव हो गया। इस कारण मैं राजनीति में जा पाया। राजनीतिक जीवन में रहते हुए आप अपने परिवार के लिए कितना समय निकाल पाते हैं, और आपके परिवार में अभी कितने सदस्य हैं? देखिए, मूल रूप से आप देखें तो मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं। एक बच्चा, एक जो बड़ा लड़का है, वो तो अभी MD कर रहा है ऑर्थो से, और दूसरा अभी ऑनर्स फाइनल ईयर में है, जो यहीं संजीव कॉलेज फिजिक्स ऑनर्स में। मेरी पत्नी है, माँ पिताजी स्वर्गवास कर गए, छोटे भाई इंस्पेक्टर हैं, तो वो अपनी सेवा में व्यस्त रहते। उनकी बच्चियाँ भी उनके साथ है, उनकी बड़ी बच्ची SDM रैंक पर, तो तमाम चीज़ें हैं। फिर भी परिवार साथ ही रहता है, परिवार यहाँ रहे चाहे घर पर रहे, हमें लगता है कि पूरा समय है उनके लिए, और वो भी मेरे से जितना समय चाहता है। हमें लगता है कि वो लोग भी अब इसमें से घुल मिल गया है, उनको भी नहीं लगता कि हम कम समय देते हैं और अधिक देते हैं। जो भी समय चाहिए उतना हम दे पाते हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है मेरे बीच में। जब आप अपने क्षेत्र में किसी समस्या का निराकरण नहीं कर पाते हैं तो आपको कैसा लगता है? देखिए, चीज़ों को पहले समझना होगा कि समस्या किस स्तर की है। अब कोई नए जनप्रतिनिधि बन के आते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हम विधायक हो गए तो सारी चीज़ें हमारे छूने से छूमंतर हो जाएगा, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये समाधान नहीं है, ये सिस्टम है, व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के तहत हम जाते हैं। अब मेरे यहाँ सड़क बनवानी है, अगर 10 गांव हैं और हम चाह कि वो सारी सड़कें इसी साल बनेगा, तो फिर सरकार के पास इतना धन नहीं है जो 10 सड़कों को मेरे 1 साल में बना दे। तो हम चीज़ों को समझते हैं कि भाई 5 इस बार कराएंगे, 5 अगले बार कराएंगे। कोई अनायास समस्या आ गई
तो हम प्रयास करते हैं उन समस्याओं को किस फॉर्म तक पहुंचाए कि उस समस्या का समाधान होगा, चाहे नौजवानों का हो, किसानों का हो। और हमें लगता है कि अधिकांश समस्याओं को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, समाधान हो जाता है। अब कुछ समस्याएं हैं जो अनसुलझी है, जिसका समाधान हो नहीं सकता। जैसे मैं अभी प्रयास कर रहा हूं कि जिंदल कंपनी ने 2008-9 में ही मेरे यहाँ एक भूभाग को, बड़े भूभाग को लिया था, उस पर उन्होंने काम नहीं किया। मैं चाहता हूं कि उस समस्या का समाधान हो, उसकी वापसी हो जाए किसानों को। अब पिछली सरकार ने यह नियम बना दिया कि नहीं, उसकी वापसी नहीं होगी। मैं इस सरकार में प्रयास हूँ, लेकिन फिर भी उसका समाधान नहीं हो रहा है। लेकिन मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ और लोगों को यही समझाने का प्रयास करता हूँ कि मेरे प्रयास में कोई खोट हो तब आप बताएं। समाधान मेरे कलम में नहीं है, समाधान के प्रयास मेरे कलम में है, और उसमें मैं कोई कमज़ोर होना नहीं चाहता, और उसमें मैं 100% अपना एफर्ट लगाता हूँ, अपना प्रयास लगाता हूँ, और उससे अपने आप को संतुष्ट रखता हूँ। और मुझे पता है कि मैं आज न कल अगर 100% लगाता रहूँगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कोई समस्या अनसुलझा रह जाएगा। झारखंड निर्माण के समय से आप मंत्री रहे और कई मुख्यमंत्रियों के साथ आपको काम करने का अवसर मिला, तो आप किसे बेहतर मुख्यमंत्री मानते हैं जिनके साथ आपने काम किया है? देखिए, हम तो बाबूलाल जी के साथ भी काम किए हैं, मुंडा जी के साथ भी काम किया, अर्जुन मुंडा जी के साथ भी, उनके साथ भी शिक्षा मंत्री थे, और आज भी सरकार के समर्थन में है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि केवल मुख्यमंत्री का नहीं चलता, बड़ी पार्टियों में पार्टियों के एजेंडे होते हैं। और बाबूलाल जी को अपने पार्टी के अनुसार चलना होता था, मुंडा जी को अपने पार्टी के अनुसार चलना होता था, और आज जो आदरणीय हेमंत जी हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो क्षेत्रीय दल के लीडर हैं जी। वो क्षेत्रीयता को प्राथमिकता देते हैं। तो जो झारखंड की ज़रूरत है, आम आवाम की जो ज़रूरत है, वो जितना ये फ्रीली स्वतंत्र रूप से समाधान कर सकते, हमें लगता है वो सारे लोग नहीं कर सकते। उनके हाथ बंधे हुए रहते हैं, क्योंकि यहाँ के राजनीति पर वो बिहार को नहीं खोना चाहेगा, यहाँ के राजनीति पर वो किसी दूसरे प्रदेश में अपनी राजनीति कमज़ोर नहीं करना चाहेगा, तो उन्हें सामंजस्य बिठाना पड़ता है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर है, तो हमें लगता है कि ये बेहतर झारखंड के हित में काम कर पाते हैं, और जब झारखंड के हित में बेहतर करते हैं तो आपकी समस्या का बेहतर समाधान होता है। तो ऐसे में से स्वाभाविक रूप से पहली पसंद हेमंत जी होगा ही। वर्ष 2014 से झारखंड में अस्थाई सरकार है, तो आप क्या बदलाव देखते हैं अस्थाई सरकार बनने के बाद? क्योंकि आप जब कई बार मंत्री रहे तो वो सरकार अस्थाई नहीं होती थी, कुछ ही महीने चलती थी, उसके बाद मुख्यमंत्री बदल जाते थे। अब जब अस्थाई सरकार बनी है और मुख्यमंत्री लंबे काल तक, यानी रघुवर दास भी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, और अब हेमंत सोरेन जी भी 4था साल इनका चल रहा है, तो क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, आपकी इच्छा शक्ति कैसी है निर्भर उस पर करता है। रघुवर जी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और मैंने पहले ही जो पंक्ति कही वो पंक्ति उन पर भी लागू होता है जी। उनका एजेंडा यही था कि भाई हम दिल्ली को कैसे खुश रखें जी, ताकि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें। पहला एजेंडा रघुवर जी का यही रहता था, और दिल्ली को खुश रखने में उन्होंने कई ऐसे काम कर दिए जिस कारण झारखंड की जनता नाराज हो गई। अब जैसे एसपीटी सीएनटी एक्ट में संशोधन, वो उनका एजेंडा नहीं था, लेकिन दिल्ली का एजेंडा था कि भाई इस कारण से उद्योगपतियों को जमीन लेने में बाधाएं आती है, आप इसका सरलीकरण करो। उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जनता इतनी उग्र हुई, आक्रोशित हुए लोग सड़क पर उतरे, सारी राजनीतिक पार्टियां उतरी, कि फिर उस एजेंडे को वापस लेना पड़ा। लेकिन चेहरा तो सामने आ गया कि आप चाहते क्या थे। एक उदाहरण है कि भाई बहुमत की रहते हुए भी बहुमत का आपने काम नहीं कर पाया। अब झारखंड का भाई प्रयास है कि भाई जब से झारखंड बना है, जो उसका पर्पस है झारखंड का, यहाँ के लोगों को हक मिले, अधिकार मिले। अभी आपने देखा होगा कि हेमंत जी ने प्रयास किया कि भाई हम एक नई नीति लाए, नियोजन नीति, जिसके तहत 100% नौकरी को झारखंडी नौजवानों को दे पाए। लेकिन कुछ कोर्ट के मसले हैं, कुछ संवैधानिक बाध्यताएं हैं, जिस कारण से ये चीज़ें रुक गई, वो नहीं कर पाए।
तो आप बहुमत रहते हुए भी सारे काम कर लेंगे ऐसा आप नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकता हूं कि जब मेजॉरिटी आपके पास रहती है तो आपकी स्थिरता रहती है, कुछ काम करने में आपके सहूलियत होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को अस्थिर करना चाहती है, लेकिन इतनी बड़ी मेजॉरिटी होने के कारण एक बड़ा मार्जिन है जिस कारण इस सरकार को उन्होंने अस्थिर नहीं कर पाया। उसका लाभ मिला इस सरकार को कि एक लगा कि सरकार को अस्थिर करेगा, काम काज में थोड़ी सुस्ती आई, लेकिन फिर से सरकार ने कमर कसी, अभी विकास के कामों में फिर से तेजी आई है। तो ये चीज़ें हैं कि जब सरकार स्थिरता रहेगी, सरकार में बहुमत में रहेगी, तो विकास के कामों में तेजी होता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन वो भी निर्भर करता है मुखिया पर, जो आपके मुख्यमंत्री हैं, आपकी जो अगुवा है, उस पर निर्भर करता है कि उनकी इच्छा क्या है, वो कितना हित चाहते हैं। और हमें लगता है कि इन वर्षों में खास करके जब से यह कांग्रेस जेएमएम गठबंधन की बहुमत की सरकार श्री हेमंत जी के नेतृत्व में चल रही है, तो उस बहुमत के फायदे हो रहे हैं। हमें लगता है कि और इसको प्रभावी किया जा सकता है, उस दिशा में सरकार को और प्रयास करने चाहिए, तो इस बहुमत का सदुपयोग और बेहतर किया जा सकता है। आप विधानसभा के कई समितियों के सदस्य रहे, सभापति रहे, तो इन समितियों के बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, मैं आपको अगर साफ साफ शब्दों में कहूं कि विधानसभा की समिति आज की तारीख में बहुत इफेक्टिव नहीं है। मैं इसलिए नहीं कहता कि भाई उसके पीछे और कुछ है, कारण ये है विधानसभा की समितियों को हक तो अधिकार इतना ही है कि वो अपनी अनुशंसाएं दे सकती है सरकार को, लेकिन सरकार बाध्यकारी नहीं है उनके अनुशंसाओं को मानने के लिए। अब कई समस्याएं आती है, कई समिति जो पावरफुल समिति है, प्रतियुक्त समिति है, सरकारी उपक्रम समिति है, फिर आपके जो सबसे अधिक पावरफुल समिति है जिसके भी नीलकंठ सिंह मुंडा बने हैं, उस तो तमाम समितियों का अधिकार तो हैं, लेकिन उन अधिकारों का सरकार कितना तवज्जो देगा, निर्भरता उस पर है। तो मुझे लगता है कि मुझे तो कई समितियों में रहने का मौका मिला। अभी हाल के दिनों में एक विशेष समिति बनी थी, आज की तारीख में भी एग्जिस्ट कर रही है वो समिति, ध्यान आकर्षण के माध्यम से, जिसके नहीं, आप एक बड़े काम और एक बड़े मुहिम में लगे हुए हैं कि झारखंड के 75 नौकरियों में झारखंड के 75% उसी की मैं चर्चा कर रहा हूँ जी, कि जिसके हमारे नलिन सोरेन अध्यक्ष हैं जी। तो हमें लगता है कि हमने उस समिति का बेहद सदुपयोग किया। नहीं, मुखरता से आपने इस बात को विधानसभा में भी रखा और अब समिति के माध्यम से भी, तो ये कितना हमें लगता है कि वही मैंने कहा कि दो बातों पर निर्भर करता है समिति के, समिति में करने वाले की इच्छा कितनी है जी, सरकार उसको कितना तवज्जो देती है जी। तो इस समिति का सरकार भी तवज्जो दे रही है, क्योंकि सरकार ही चाहती है कि 75% यहाँ के लोग रोजगार में लगे, झारखंड के लोग लगे। तो हम सबों ने पूरे राज्य के सभी जिलों में भ्रमण किया, सभी उपायुक्तों को हम लोगों ने थोड़ा सा थ्रेस किया कि भाई इसको आप स्ट्रिक्टली लागू कीजिए। कल एक बड़ी बैठक की, पूरे राज्य के सभी नियोजन पदाधिकारी, पूरे राज्य के एम्प्लॉयर्स, जो बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, टाटा जैसे ग्रुप के लोग आए थे और सबने कहा कि नहीं, हम लोग इसको स्ट्रिक्टली लागू करेंगे। तो हमें लगता है कि जब समिति के लोग भी थोड़े एक्टिव हो जाए, थोड़े तो एनर्जी का एग्जॉस्ट करे उसमें, चीज़ों को धरातल पर उतारने में, अपने चीज़ों को और अपनी जानकारी का उपयोग करे और फिर सरकार भी तवज्जो दे, तो फिर जो ये समितियां हैं तो बेहतर परिणाम दे पाएगी और उनके फलाफल बेहतर आएंगे। अच्छा, आप अपने क्षेत्र में कोई दो ऐसा काम जो आपको बड़ा संतुष्ट किया हो और दो ऐसा काम जो आप भविष्य में करना चाहते हैं? देखिए, हम तो एक बड़ा काम करना चाहते हैं, अपने अभी लगा हुआ हूँ, आधे काम उस पर हुए भी हैं। जिस मेरे विधानसभा के एक प्रखंड है सरियाड़, जो दुमके ज़िले में, वहाँ बच्चियों को दूर जाना पड़ता है हायर एजुकेशन के लिए, वहाँ एक कॉलेज की स्थापना करने में लगा हूँ। तो मैं उस कॉलेज की स्थापना करना चाहता हूँ, एक तो ये। दूसरा, मेरे पुड़ियाहाट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन बनके तैयार हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकारी
इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में वो सुचारू रूप से चले, इसके लिए मैंने कई बार मुख्यमंत्री जी के साथ आग्रह किया है। सरकार मुख्य सचिव से, तमाम लोगों से, उस विभाग के सचिव से भी मिला है। तो ये दो काम मेरी इच्छा है कि ये दो जल्दी हो, और एक काम मेरी इच्छा जो हम पूरे राज्य के लिए चाहते हैं, जो वो क्षेत्र के लिए भी, कि सबसे कम तवज्जो आज तक सिंचाई विभाग पर दिया गया है जी। कि भाई खेतों तक पानी हम पहुंचा पाएँ। तो उसके लिए एक हम लगे हुए हैं कि अभी हमारे यहाँ एक नहर है, त्रिवेणी नहर, उस पर गंगा का पानी आ जाए, क्योंकि गंगा का पानी जब अडानी तक आ सकता है तो उसके माध्यम से पानी फिर उस नहर में आ जाए तो मेरे आधे क्षेत्र को पटवन का साधन सालों भर उपलब्ध और होगा। बिहार में ये प्रयोग सफल भी हुआ है। तो इस पर मैं प्रयास कर रहा हूँ, और जिन कामों से बहुत संतुष्टि तो नहीं कह सकते, मैं संतुष्टि, इस बात से संतुष्टि तो नहीं कह सकता, लेकिन जिन कामों को मैं कर पाया हूँ वो काम अगर आप कहें तो छोटे छोटे ही काम हैं, लेकिन वो काम अब दिखने लगा है, उसका परिणाम दिखने लगा है। कि जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर था, मेरी इच्छा थी कि भाई 3 किलोमीटर परिधि पर हाई स्कूल हो, गांव-गांव में स्कूल हो जाए, तो उन कामों को कर पाया, और अब तो सरकार की नीति में ही वो आ गई है। तो हमें लगता है कि ये एक बड़ा काम कर पाया हूँ। और दूसरा कि 90% गाँव में सड़क पहुँचा पाया हूँ इन 20-25 वर्षों में। तो हमें लगता है कि वो काम दिखता है, थोड़ी संतुष्टि भी हमें देती है, इन कामों को मैं कर पाया। आप किन विभागों के मंत्री रहे झारखंड में? मैं 2 प्रमुख विभागों का मंत्री रहा हूँ। प्रथम बार मैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री था ग्रामीण विकास का, और दूसरी बार 2005 में जब मैं बना तो एजुकेशन मिनिस्टर था, मानव संसाधन मंत्रालय में। लोकसभा में आप कब गए और वहाँ की कुछ यादें? लोकसभा में मैं 2003 में गया था मिड टर्म पोल में, और वहाँ का एक मुझे याद ये है कि मैं जब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। नहीं, उनकी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में अटल जी की ही सरकार थी। सरकार थी। और एक विषय मेरे सामने जो चल रहा था, उसी समय यहाँ सारे पद, एकल पद जो अधिसूचित क्षेत्र में आता है 5वीं अनुसूची के तहत, शेड्यूल एरिया में सारे मुखिया के पद रिजर्व हुए थे, जहाँ, और खुद मेरी कलम से हुआ था, ग्रामीण विकास खुद मैं था। लेकिन वहाँ एसटी को भी आरक्षण नहीं है, सामान्य वर्ग को भी आरक्षण नहीं है। तो हमने सरकार के सामने यह जो विषय था, इस विषय पर मैं एक लंबी चर्चा लोकसभा में किया था। और मुझे याद है कि उस समय के जो मंत्री थे ग्रामीण विकास, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था मेरे विचारों को, और खुद खड़े होकर, क्योंकि मेरा मेडन स्पीच था वो, लगभग 55-56 मिनट का मेरा मेडन स्पीच था। तो वो घटना मुझे याद है कि खुद ग्रामीण विकास मंत्री थे, वेंकैया नायडू हुआ करते थे, उन्होंने आके खुद मुझे कहा कि नहीं, आप अच्छा बोले, सही सुझाव था, सरकार को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और हमें लगता है कि वो मेरे लिए यादगार क्षण था। कोई प्रधानमंत्री से मुलाकात वगैरह की कोई याद? नहीं, प्रधानमंत्री से तो मैं सामान्य कार्य करता था। अटल जी के साथ कोई संस्मरण? नहीं, वो सामान्य मुलाकात ही थी। आडवाणी जी से भी सामान्य मुलाकात ही थी। कोई इस प्रकार के घटनाएं नहीं है मेरे साथ जिसको मैं कह सकूं आपके सामने। तो बहुत अच्छी जानकारी प्रदीप जी ने दी, और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक इसे पसंद करेंगे। हम यहीं विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।